नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार बार बार बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा कहा जाता है कि यूपी किंग मेकर की भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश किंग मेकर की भूमिका में है। नीतीश कुमार को बार बार राइट ऑफ किया जाता है। इस बार भी कई लोगों ने कहा कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, जेडीयू टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और तेजस्वी जिस तरह से भीड़ जुटा रहे थे, जिस तरह से लगातार वो जोश में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये बातें वाकई सही होंगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ना केवल किंग मेकर की भूमिका में है, बल्कि उनकी जेडीयू ने भी अपनी सीटें बढ़ाई हैं। और एक बार जब चुनाव हो गया तो ये हुआ कि वो तो पलट जाते हैं, तो लोगों को ये अंदेशा था कि इंडिया में भी जा सकते हैं, एनडीए में भी आ सकते हैं। लेकिन फाइनली वो एनडीए के साथ आकर खड़े इस तरह से हुए कि नरेंद्र मोदी के पांव में झुकते हुए भी नजर आए। लेकिन ये सब केवल विजुअल्स का मामला है। असल मामला है कि नीतीश कुमार अपने जीवन में शायद इस समय जितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जितने डिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं, उतने शायद कभी नहीं थे। लेकिन कल फिर एक शेल गिरा, जब जेडीयू के एक प्रवक्ता त्यागी साहब ने कहा कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए बाकायदा आमंत्रित किया गया था इंडिया द्वारा। बाद में उनकी पार्टी ने इस बात को गलत ठहराया। हालांकि राजनीति में गलत ठहराना, सही ठहराना, ये सब चलता रहता है। तो थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बिहार का पूरा माहौल क्या है, और ये जो गठबंधन सरकार आज शपथ लेने वाली है, नीतीश कुमार पर कितना भरोसा कर सकती है, ये समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बेहद वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले आदरणीय अरविंद मोहन जी को। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सवाल किए बिना मैं चाहता हूं, इस समय जो माहौल है पूरा नीतीश कैंप में, और जिस तरह से वो समर्थन अभी फिलहाल दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये समर्थन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इन सारी चीजों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपके पास क्या सूचना है? नीतीश के समर्थन पे शक तो नहीं अभी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है और किया है, और चुनाव साथ लड़े थे, चुनाव के पहले गए थे, बल्कि उनकी तुलना में तेलुगु देशम ज़्यादा देर से आया और ज़्यादा मान मनोबल पे आया है। तो इसलिए नीतीश कुमार पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन असली चीज़ ये है कि नीतीश कुमार जो प्रोग्राम चलाते रहे हैं, और बीजेपी खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो प्रोग्राम चलाते रहे हैं, उनमें मेल बैठाना बहुत मुश्किल होगा। पदों की मारामारी एक पॉइंट है, वो आज काफ़ी हद तक सुलझ जाएगा, और एक अध्यक्ष पद का मामला है, तो वो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगी अभी तक के मूड से जो लग रहा है। ये दोनों लोग और चंद्रबाबू भी और बाकी लोग भी आसानी से उसको सुलझा लें। असली चीज़ शुरू होगा जब कार्यक्रमों की बात शुरू होगी, और कार्यक्रमों से भी ज़्यादा जो 2-3 दिन में दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी सरकार ने फैसले कर लिए हैं, उन फैसलों को लेके जिस किस्म की टिप्पणी हो रही है, अब सीए रुक जाए, अब मुस्लिम आरक्षण पे बीजेपी बदल जाए, जातिगत सर्वे पर बीजेपी आगे आ जाए, राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात आने लगे, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, मुझे लगता है उनको लेके टकराव बढ़ेगा। और अब अगर चंद्रबाबू और नीतीश दोनों ही राज्यों में ही रहते हैं, ये दिल्ली आ गए होते तो एक अलग बात होती, ये राज्यों में ही रहेंगे, तो जो पिछली दफ़े का अनुभव है कि चेन्नई से, कलकत्ता से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से, यहाँ से सत्ता चलती थी केंद्र की सरकार। एक सत्ता का केंद्र वहाँ करुणानिधि के साथ रहेगा, एक ममता के साथ रहेगा, एक मायावती के पास रहेगा, और जो भी केंद्र फैसला करे वो इनकी सहमति के बगैर नहीं कर सकता। तो वो दौर फिर वापस आ रहा है, और नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी पिछले 20-22 साल में जो हमने देखी है, उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करके वो शासन चलाएँ, वो और अमित शाह, माने बीजेपी अध्यक्ष को जिस तरह से घसीट के वो किनारे कर दिया करते थे, वो भले आज वो 5वें नंबर पर खड़े होने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन शासन जब शुरू होगा तो मेरे ख्याल से इन सब सवालों पे जो फैसले हो गए हैं, उनका रिव्यू या उनको वापस लेना, और आगे से सारी ये नीति बदल लेना। क्योंकि हमने जो सुना है और जो देखा है कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से, कि संघ परिवार में भी काफ़ी फ़र्क दिखाई देने लगा है, काफ़ी 2 ग्रुप हो गए हैं। बल्कि वो आपस में मज़ाक में ये भी कहते हैं कि एक ये रायताज हैं, ये रायता वाले लोग हैं जो हिंदू मुसलमान और ये सब करते हैं, और एक असली जो है वो ट्रेड्स हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं,
और उनके लिए आदित्यनाथ सबसे ऊपर है। तो वो फर्क, और रिएक्शन में भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आप ही को जो गालियां पड़ती होंगी, मेरे ख्याल ये जो रायताज ग्रुप है इधर से गालियां कम पड़ती होंगी। ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं वो गालियां बहुत चंद नाम से, किसी न किसी नाम से, तो ये हमको आपको गाली देते हैं, तो ये फिर सरकार पे भी उससे ज्यादा बरसते हैं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनको अपना लगता है और वो पॉलिसीज पे अगर शिफ्ट करेंगे यहीं तो। यहीं पर सर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाकायदा टीडीपी ने घोषणा की हुई है कि 5% रिजर्वेशन देंगे, मदरसों को पैसा देंगे, हज यात्रा के लिए पैसा देंगे, और यहाँ पूरा चुनाव लड़ा गया कि कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। अब चलिए, ऊपर ऊपर तो समझौता हो जाएगा, लेकिन जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनसे बर्दाश्त होगा इस तरह की नीतियां आएंगी तो? वही कह रहे हैं कि इसलिए असली सरकार पे तो हो सकता है कि कंप्रोमाइज उसमें कोई ज्यादा, उसमें भी कुछ कुछ चीजें होंगी और कुछ चीजें बहुत साफ हैं कि बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से भी कई लोग हार गए हैं, उनके वापस लेने की चर्चा है। फिर जैसे जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जाति से वो जिस समाज से आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सिंबॉलिक भी रिप्रेजेंटेशन देना। लेकिन मांझी जी का काम हमने देखा है इतने बरस में कि अगर वो मंत्री बन के, अच्छा एक बार चीफ मिनिस्टर रहे तो आप उनको जूनियर मिनिस्टर नहीं बना सकते, उनकी उम्र और बाकी सीनियरिटी के हिसाब से। और मांझी जी का काम जो हमने देखा है कि वो किस तरह से करते हैं, तो ये जो छवि बनी हुई है बहुत अनुशासन की और दबदबे की, और कैबिनेट मिनिस्टर क्लास में जैसे बच्चा खड़ा होके रिपोर्ट देता है उस तरह से लगभग रिपोर्ट, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो उसमें कोई मांझी जी झुक जाएंगे, कोई और जो इस तरह के नेता आए हैं अपने अपने इलाकों से, तो इसलिए वो अभी वो झगड़े क्या होंगे कैसे होंगे इनका, इनकी कल्पना नहीं। एक बात लेकिन मैं अशोक जी फिर भी बोलूंगा कि कोर्स करेक्शन कहिए या झुकना कहिए, इसमें नरेंद्र मोदी कोई कमजोर नहीं है। ऊपर से वो जितना भी बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं, किसानों का सवाल हो या कई सवालों पे आपने देखा जिसपे एकदम बनाई और सत्ता जाने की स्थिति आ जाए, तो फिर झुकने में उनको दिक्कत नहीं होती। अब यही देखना है कि वो कितना झुक पाते हैं, कितना पॉलिसी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थकों में जो उन्होंने एक लुम्पेन तत्व मैं कहूँगा बहुत बड़ा पैदा कर लिया है, हिंदुत्व के नाम पर एक लुम्पेन ग्रुप समाज का पूरा पैदा हो गया है, उसको संभालते हुए कंप्रोमाइज करना ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। जितना इन लोगों को संभालना मुश्किल है, मुझे लगता है उससे ज्यादा अपने ऐसे समर्थकों को संभालना मुश्किल। अच्छा, एक चर्चा लगातार चल रही है और क्रेडिबल सोर्सेज में ये चर्चा है कि बाकायदा ये डिमांड दोनों लोगों की है, नीतीश कुमार की भी और नायडू की भी, कि या तो गृह मंत्री ना बनाया जाए अमित शाह को, या अगर बनाया जाए तो फिर उनकी पसंद के गृह राज्य मंत्री और ईडी वगैरह में उनकी पसंद के कुछ ऑफिसर बनाए जाएं। समझ में इसलिए आती है कि ये डर तो सबको होगा कि आज तो ये झुक रहे हैं, लेकिन कल पार्टी तोड़ के सबको शामिल करा लेंगे तो फिर किसी की सुनेंगे भी नहीं। और ये काम चूंकि अमित शाह कराते रहे हैं पिछले 10 साल में लगातार, हमने देखा है, तो ये भय बहुत कॉमन है। क्या इस तरह की कोई स्थिति आपको दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए एक कम सांसद से भी, तो बाकी सब उनके मन से, और उनके मन से मैं कह रहा हूँ तो उसमें अमित शाह शामिल हैं, बल्कि अमित शाह का मैनेजमेंट ज़्यादा शामिल है मैं कहूँगा, जिस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि टीवी पे एक दफ़े नरेंद्र मोदी का भाषण आया नहीं कि कहीं ना कहीं से अमित शाह का भाषण आ जाता था। इस चुनाव में भी अगर आप गौर करेंगे तो जो टीवी बिल्कुल। सारे चैनलों पे, तो अमित शाह ने चीज़ों को इसी तरह से मैनेज किया था कि अब उत्तराधिकार की कोई लड़ाई का कोई सवाल नहीं है और सत्ता कौन चला रहा है इसके बारे में भी भ्रम न रहे। तो वो भ्रम तो लोगों ने तोड़ दिया है। और मेरे ख्याल से ये हमको आपको लगता है कि जो लोग सत्ता में भागीदार बन रहे हैं और जिन्होंने हाल देखा है अकाली दल का, शिवसेना का, इवन अवाम, ये इसी अवाम पार्टी का, इसी वो जो हम पार्टी वहाँ जो बना था वीआईपी पार्टी, हम्म। सारे सारे विधायक हम्म। लेके चले गए और फिर उसको ठेंगा दिखा दिया। तो इस तरह का जो अनुभव है, उस अनुभव के बाद सब लोग डरे हुए हैं। और डर नरेंद्र मोदी से भी होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का सहमति से ये सब चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन करने धरने वाले असल में अमित शाह ही हैं। तो इसलिए किसी न किसी किस्म से उनको घेरने की, उनको उस पद से रिप्लेस करने की। और इस दौर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अचानक राजनाथ जी की उपयोगिता जब चुनाव दूसरे तीसरे फेज में आ गया,
और जिसके बाद ये मैसेज सबको आने लगा कि चुनाव बदल गया है, तो राजनाथ जी की उपयोगिता अचानक बढ़ गई। नितिन गडकरी की नहीं बढ़ी, लेकिन राजनाथ जी की, क्योंकि राजनाथ जी की पर्सनालिटी अब सीनियर मोस्ट लोगों में मेरे ख्याल सबसे मेल मिलाप वाले उन्हीं की है। तो संभव है कि जी। मिनिस्ट्री की अदला बदली हो, कुछ और तरह की। अच्छा, आखिरी सवाल ये मैं जानना चाहता था कि बिहार में हुआ क्या? तेजस्वी का जितना लहर दिखाई दे रही थी, हम लोगों को बाहर से हवा दिखाई दे रही थी, नौकरियाँ उन्होंने बाँटी थी, जिस तरह की ज़बरदस्त रैलियाँ कर रहे थे पीठ दर्द के बावजूद। एक चीज़ जो खटकी वो तो ये थी कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन दिखाई दे रहा था, बिहार में उस तरह से गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहे थे तेजस्वी। ये चीज़ तो हम लोग को भी खटक रही थी। पूर्णिया में जो तेजस्वी हुआ। सार सिवान में हुआ, पूर्णिया में हुआ, इवन जी। ये जो निषाद पार्टी थी वहाँ की, उसके तीनों कैंडिडेट, इवन कांग्रेस के कई कैंडिडेट, कांग्रेस की सीटें, ये सब तेजस्वी और लालू यादव ने ही तय की और मनमाना उसमें किया। लेकिन मेरे ख्याल से वो मसला नहीं था। लालू ने दो काम बड़े अच्छे किए थे। एक तो इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, खासतौर से कुशवाहा और निषाद, ये दो ग्रुप जो पोलराइज्ड हैं पिछड़ों में, उनको अपनी ओर करने की कोशिश की और उसका लाभ हुआ। ये जो सीटें आई हैं उसमें उसका सबसे बड़ा योगदान। लेकिन जो गड़बड़ हुई है वो ये है कि जैसा अखिलेश यादव ने किया कि मुसलमानों की सीटें कम की और उससे भी ज्यादा यादवों की सीट कम कर दी, अपने परिवार के अलावा किसी को टिकट नहीं दी और अति पिछड़ी जातियों में से काफी टिकट दिए। बिहार में ये प्रयोग नहीं हुआ। बिहार में यादव बहुत ही ज्यादा रहे आरजेडी। और जिस तरह से हिंदुओं के एक बड़े जमात को, मैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हिंदुओं के एक बड़े जमात को मुसलमानों का लाउड हो जाना, कई बार जब मुसलमान लाउड होते हैं तो हिंदू उसके चलते पोलराइज हो जाते हैं। इसी तरह से अब सोसाइटी में ये भी हो गया है कि जब यादव बहुत पोलराइज होते हैं तो ये जो जंगल राज और इन सब का आरोप लगता है बार बार, उसको देख के बाकी जातियों में रिएक्शन होता है। बिहार के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट पूरा फॉरवर्ड इस बार बीजेपी के पक्ष में आया है और नीतीश कुमार के पक्ष में आया है। और ठीक यही हाल अति पिछड़ी जातियों का है। और दलितों में भी वो टूट नहीं दिखाई देती है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। और इसकी वजह यही है कि जैसे मुझे किसी ने कहा कि ये हाजीपुर में कि राघोपुर अकेला इलाका ऐसा है जहाँ यादवों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, कि यादवपुर के लड़कों का व्यवहार देख के भूमिहारों ने वहाँ, क्योंकि वैशाली सीट पे उधर मुन्ना शुक्ला लड़ रहे थे, बोला यहाँ के भूमिहारों ने भी मन बनाया था कि बदलेंगे इस बार, बहुत हो गया और लालू से बैर के नाम पे हम लोग कितना दिन बेवकूफ बनते रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ व्यवहार देखा तो उसके बाद से वो भी बदले। तो यादवों का लाउड होना और बाकी लाउड मान लीजिए समाज में होता है और लड़के होते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं। पार्टी इस तरह से एक तरफ कि इतने ज्यादा यादव कैंडिडेट देना और फिर अपने बेटियों के लिए ही लालू यादव का निकलना, लालू यादव और कहीं गए नहीं बेटियों, तो ये साफ रुझान लग रहा था। या फिर पप्पू यादव को नहीं उभरने देने कि किसी को भी वोट दे दो और पप्पू यादव को नहीं दो। तो इस यादव डोमिनेंस के खिलाफ भी एक किस्म का ये रिएक्शन है। असल में पॉलिटिक्स बहुत सेंसिटिव चीज है, तो इसमें जो भी प्लेयर्स हैं उनको एक ख्याल रख। अखिलेश पिछले चुनाव में इसलिए पिटे थे कि अब समाजवाद का नाम तो कुछ रह नहीं गया और पावर शेयरिंग का उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिखाया, इवन जैन्स के साथ नहीं दिखाया। इस बार उन्होंने होशियारी की है यही कि यादवों की संख्या, मुसलमानों की संख्या कम की, दूसरी जातियों को अवसर दिया और एक किस्म का सारे समाज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इसलिए बड़े मजे से आप देखिए उज्जवल भी जीत गए इलाहाबाद से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन बगल फूलपुर की सीट बड़ी मुश्किल से बीजेपी की निकली है, नहीं तो वो सीट भी निकल गई थी, जबकि यहाँ एक मौर्य कैंडिडेट, वहाँ एक ठाकुर कैंडिडेट। तो इसलिए उन्होंने अखिलेश ने बेटर इंजीनियरिंग की। उसके तुलना में लालू यादव का डोमिनेंस कुछ ज्यादा रहा। कांग्रेसियों में भी बहुत नाराजगी थी पिछली बार। जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर की सीट है, वो सीट 23-24 हजार से एक यहीं का पत्रकार है पुराना अपना प्रवेश, वो हारा था। वो सीट भी अलायंस में ले ली जबरदस्ती लालू यादव ने और अपने किसी मिल मालिक जो कल तक बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता था। तो और कांग्रेस उसको भी सीट नहीं दिला पाई। कांग्रेस ऐसी सीट भी जहाँ 23 हजार से कैंडिडेट हारा हुआ था, वो सीट भी नहीं ले पाई। तो कांग्रेसी लीडरशिप ने वहां सरेंडर कर दिया
और पूरी चला तो दबदबा हर राज्य में जो बड़ी पार्टी थी उसका था, लेकिन इस किस्म का कि एकदम आग, मेरे ख्याल हिना को इस बार टिकट मिला होता तो हिना भी निकाल लेती, क्योंकि उसको यादव वोट ट्रांसफर हो गया होता, तो जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए लालू यादव और तेजस्वी ने थोड़ा, मुझे लगता है कि नहीं, ज्यादा टाइट। यूपी का जहां तक मामला है सर, यूपी में दबदबा जैसी कोई चीज दिख नहीं रही थी। मैं यूपी चूंकि घूमा भी और यूपी का रहने वाला भी हूं, तो एक तो यूपी में बहुत उदारता से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को स्पेस दिया। फिर कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा ये तय करने की कोशिश तो कम से कम कहीं नहीं की। और पीडीए, जिसके बारे में वो पिछले 2 साल से पीडीए लगातार कह रहे थे, इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि पीडीए से उनका मतलब क्या है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा सर, एक चीज कि कांग्रेस ने जिस तरह से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन एकदम मिला जुला दिखाई दे रहा था, उसके चलते इस बार दो चीजें यूपी में हुई। एक तो दलितों ने समाजवादी पार्टी को कई जगह पर ठीक ठाक वोट दिए, और दूसरा अपर कास्ट का एक जो प्रोग्रेसिव हिस्सा होता है उसने सपा को भी वोट दिया जहां सपा थी, और जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस को भी वोट दिया। ये चीज मैं वही आपसे वही चीज पूछ रहा था कि वहां पर कांग्रेस दिखी ही नहीं। राहुल गांधी की बहुत लिमिटेड सभाएं हुई, राहुल गांधी तेजस्वी उस तरह से दिखे ही नहीं। हमारे ठीक बगल की बेतिया में राहुल का इंतजार होता रहा, और जबकि जैसे लगा कि संजय जायसवाल कमजोर पड़ गए, प्रधानमंत्री भी गए, अमित शाह भी गए, सब लोगों ने वहां जोर लगाए, उस किस्म की तकलीफ तो रही। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो इंजीनियरिंग लालू यादव ने भी अच्छी की, मैं उस इंजीनियरिंग को लेके, क्योंकि देखिए चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद, और सुशील सिंह बहुत पहले से वहाँ काम शुरू कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पिताजी और ये सब उस कंस्टिट्यूंसी से जुड़े थे, और कांग्रेस से वो सीट निकली नहीं, कभी भी निकली कुमार से, इधर हाल फिलहाल। इसके बावजूद अभी उन्होंने एकदम नए कैंडिडेट को लालू जी ने दिया। विवेक ठाकुर नवादा, जो भूमियारों का गढ़ है, वहां भी लालू यादव ने कुशवाहा कैंडिडेट दिया, और ये दोनों लड़ाई बहुत अच्छी हुई। तो वो सोशल इंजीनियरिंग हुई एक लेवल पे, और कुशवाहा वोटों की मारामारी थी, क्योंकि उधर कुशवाहा को अध्यक्ष बना दिया गया। तो वो उतना पार्ट तो मेरे ख्याल से अच्छा खेला लालू जी ने, होशियारी से। कैंडिडेट नए दिए, बीजेपी के खिलाफ आम नाराजगी ये थी पुराने कैंडिडेट। एवरेज माना जाता है कि बिहार में हर सीट पे पुराने कैंडिडेट की वजह से बीजेपी को 50,000 कम वोट मिला। तो और लालू यादव को वो फायदा हुआ उनके कैंडिडेट से, वो तो फर्क है। लेकिन यही कि लाउड होना थोड़ा जो है, मुझे लगता है आइनों का, और समाज में हो जाए, समर्थक में हो जाए, ये तो आपके बस में नहीं है। आप सिग्नल पार्टी देते में नहीं हैं है। उसमें भी, लेकिन पार्टी में कैंडिडेट में नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की बिहार चुनाव को समझने की, और हमने कोशिश की ये समझने की कि आने वाली जो सरकार जो आज शपथ ग्रहण करेगी, उसके सामने क्या संकट और क्या पॉजिटिव्स हैं, और खास तौर पे नीतीश कुमार जी किस तरह से इन पर लगाम लगाने वाले हैं या फिर उनको कंट्रोल करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप आए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया।